देखो, ये इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट डिसीजन में एक पॉइंट होता है जो बहुत ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। जो इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है उसने फंड्स के लिए मैक्सिमम, लेकिन मैं एक फ्रेमवर्क आपको दे देता हूं, उस फ्रेमवर्क के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। आप इंडेक्स को ना एक स्कोर बोर्ड की तरह देखो। आदमी को समझ नहीं आता कि कहां पैसा डाला जाए भैया, कहां इन्वेस्ट किया जाए। ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से नहीं कटता। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस आज बहुत ज्यादा हैं अवेलेबल, प्रॉब्लम ये है कि, लेकिन यहाँ एक कैच है। देखो, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैच ये है कि, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक्सेप्शन है, हर फंड्स ऐसे नहीं होते। तो कुछ बड़ी कंपनियों का नाम बता देता हूं आप। ये 30 लार्ज कंपनीज को ट्रैक करता है। देखो, फंड एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। कौन सा कंपोनेंट अच्छा है, कौन सा खराब है, ये डिटेल में बताने वाले लोग। मार्केट की उथल पुथल में अगर आप अपने लक्ष्य को अकेला नहीं छोड़ना चाहते और डर के मारे इन्वेस्टमेंट गोल से हटना नहीं चाहते, अगर आज मैं आपको 50,000 रुपए दे दूं और आपको कहूं कि कहीं इसको इन्वेस्ट कर दो, तो कहां इन्वेस्ट करोगे आप? सोच में पड़ गए ना। यही हाल आज लोगों का है। क्यों? क्योंकि आज देखो, इन्वेस्टमेंट के इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं, चारों तरफ वीडियो, ऑडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग। आदमी को समझ नहीं आता कि कहां पैसा डाला जाए भैया, कहां इन्वेस्ट किया जाए। कोई कहेगा इंडेक्स फंड बहुत बढ़िया है, कोई कहेगा म्यूचुअल फंड, कोई कहेगा ETF, कोई कहेगा जमीन, कोई कहेगा ये वो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर गलती से आप अगर पड़ोस वाले अंकल के पास पहुंच गए तो कहेंगे ये सब सारा छोड़ो, सब बेकार है, FD कर दो, बहुत बढ़िया है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑप्शंस आज बहुत ज्यादा हैं अवेलेबल, प्रॉब्लम ये है कि कोई क्लियरली ये नहीं बताता कि ये सारे ऑप्शंस एक्चुअली काम कैसे करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इन ऑप्शंस के, कौन सा कंपोनेंट अच्छा है, कौन सा खराब है, ये डिटेल में बताने वाले लोग बहुत कम है। क्या होता है NAV, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में फर्क क्या होता है, इंडेक्स फंड और ETF क्या एक ही चीज है, अलग अलग है? ये सब सवाल कहीं ना कहीं आपके पास भी घूम रहे होंगे। तो ये सब सवाल जो हैं, जो हर नए इन्वेस्टर्स के मन में आते ही हैं, उन्हीं का जवाब आज के सेशन में हम देने वाले भैया, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपको इन टॉपिक्स पर कोई और वीडियो सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो कमेंट बॉक्स में हमको धन्यवाद कहे जरूर दीजिएगा लास्ट में। लेकिन लास्ट में पहले मुद्दे पे आते हैं। देखिए, उससे पहले आपको ये बता दूं, सबसे पहले ये बता दूं कि जो वीडियो है ना, ये जो हम आपको दे रहे हैं, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये प्योरली एजुकेशनल है, ताकि मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उसके बारे में आप जान सकें। तो इससे पहले कि हम हर ऑप्शंस पर जाएं, पहले ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो कई तरह के फंड होते हैं, वो एक्चुअली फंड होते क्या है, वो समझते हैं। इसके लिए आप इमेजिन करिए, आपकी कॉलोनी में मान लो होली की पार्टी होने वाली है। अगर एक अकेला इंसान सब कुछ अरेंज करेगा, जैसे पंडाल, मिठाई, रंग गुलाल, लाइट, साउंड सिस्टम, तो उस पर सोच के देखो कितना बोझ पड़ेगा, एक ही आदमी सारा कुछ करेगा तो। लेकिन अगर सोसाइटी के 50 घर मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा आपस में कंट्रीब्यूट करें, मिलाएं, तो एक अच्छा खासा फंड तैयार हो जाएगा। और उस पैसे से भैया बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और हर घर उस पार्टी का हिस्सा बन करके एंजॉय भी कर पाएगा। देखो, फंड एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह पे पूल करते हैं और उस पूल्ड मनी को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट जैसी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। और जो रिटर्न आते हैं वो सब में उनके हिस्से के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तो हो गया भैया फंड्स क्या होते हैं, इसका जवाब हमने आपको दिया। अब समझते हैं कि फंड कितने टाइप के होते हैं। तो सोशल मीडिया पर आपने किसी रील, यूट्यूब वीडियो या शॉर्ट में जरूर सुना होगा कि पैसा इंडेक्स फंड में डाल दो और भूल जाओ। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे भूल जाए भाई, ये काम कैसे करता है? देखो, इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो खुद डिसाइड नहीं करता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। वो बस एक प्री डिफाइंड लिस्ट है जिसको इंडेक्स करते हैं, उसको सिंपली कॉपी करता है। मतलब एक लिस्ट है जिसका नाम हमने इंडेक्स दे रखा, मतलब हमने नहीं, वो इंडेक्स का नाम ही है उसका, उसको कॉपी पेस्ट करके उसमें पैसा डिपॉजिट होने लग जाता है। ये होता है भैया। आप इंडेक्स को ना एक स्कोर बोर्ड की तरह देखो, एक ऐसी लिस्ट जो मार्केट के किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है
टॉप की कंपनीज, मिड लेवल की कंपनीज, छोटी कंपनीज, या फिर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। इंडिया में सबसे फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50, जो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड देश की 50 सबसे बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनी को ट्रैक करता है। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये सब इनमें है। जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा वेटेज निफ्टी में, ये समझो। और इसके अलावा कई और इंडेक्सेस भी हैं, सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड नहीं है। इसके अलावा सेंसेक्स भी है जो बीएसई का है। ये 30 लार्ज कंपनीज को ट्रैक करता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, हिंदुस्तान लीवर हुआ, ये सब इसके हिस्से हैं। इसके अलावा निफ्टी आईटी भी एक इंडेक्स है जो टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को ट्रैक करता है। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी एक इंडेक्स है जो भारत के बैंक्स को कवर करता है, और ऐसे ही निफ्टी मिड कैप है जो छोटी मोटी कंपनियों के लिए बना है। इसके अलावा भी कई सारे इंडेक्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सारे हम सब पे नहीं जाएंगे, मोटा मोटी समझाता हूं क्या क्या होता है। देखो, इंडेक्स फंड आपको सहूलियत देता है कि कई सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और जब आप ढेर सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाता है। क्या मतलब अगर इंडेक्स की एक कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो जरूरी नहीं है कि बाकी सारी कंपनियां भी खराब परफॉर्म करें। तो बेसिकली इंडेक्स फंड का काम बस इतना है कि इंडेक्स को कॉपी कर देना, कोई गेसिंग नहीं, कोई पिकिंग नहीं, और इनको पैसिवली मैनेज्ड फंड कहते हैं। मतलब कोई फंड मैनेजर एक्टिवली डिसाइड करने के लिए पीछे नहीं बैठा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है। वो बस इंडेक्स पे जो स्टॉक्स पड़े हैं ना, उसको कॉपी पेस्ट करो। उधर से कोई निकला तो इधर भी निकल जाएगा इंडेक्स फंड में, उधर से कोई ऐड हुआ, हटा, तो सारा काम इधर भी होता रहेगा। कॉपी, बस सिस्टम फॉलो करना होता है इंडेक्स फंड का काम, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। और इसकी वजह से क्या होता है कि फीस बहुत कम लगती है इंडेक्स फंड में। जिस फीस को हम एक्सपेंस रेशियो कहा करते हैं, वो इंडेक्स फंड में 0.05% से लेकर के 0.02% के बीच आसपास होता है। अब यहां पर आपका सवाल होगा कि एक्सपेंस रेशियो चीज क्या है, जरा खुल के समझाओ। अब एक्सपेंस रेशियो समझाता हूं आपको। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रॉपरली समझाना इसलिए बहुत जरूरी है भैया। जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उस फंड को मैनेज करने में एक कॉस्ट आती है। क्या कॉस्ट? अब जो फंड मैनेज करने वाली कंपनी है उसके स्टाफ की सैलरी भी तो जाती है, ऑपरेशंस कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, सब कुछ। और ये सारे कॉस्ट आपके फंड वाली कंपनी एक एनुअल फीस के तौर पे आपसे लेती है। उसी फीस को हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से नहीं कटता, ये फंड के रिटर्न्स में से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। एग्जांपल से इसको समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक फंड लिया और उसका एक्सपेंस रेशियो है 1% मान लो, और उस फंड ने साल में 12% रिटर्न जनरेट करके दिया, तो आपको एक्चुअली 11% ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1% फंड की मैनेजमेंट कॉस्ट में चला गया भैया, ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। वही 1% एक्सपेंस रेशियो है। और आप सोचिए कि अगर एक्सपेंस रेशियो 0.1% होता तो आपको मिलता 11.9%। ये फर्क छोटा लगता है सुनने में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 20 साल के लिए किसी फंड में, और इस पर आपको 12% ग्रॉस रिटर्न मिला है। 0.1% एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपके पास 20 साल बाद होंगे करीब 9.3 लाख। और वही अगर आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, 1.5% मतलब, तो अमाउंट 20 साल बाद होगा करीब 7 लाख रुपए। तो देखा, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की वजह से 2.3 लाख का नुकसान हो गया आपको। देखो, इंडिया में सेबी है जो इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है, उसने फंड्स के लिए मैक्सिमम TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो की एक लिमिट सेट करी हुई है। लार्ज फंड्स के लिए ये लिमिट कम होती है, छोटे फंड्स के लिए लिमिट ज्यादा होती है। देखो, इंडेक्स फंड्स नेचुरली इस लिमिट के सबसे निचले हिस्से पर आता है। कहने का मतलब इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सारे फंड्स में से सबसे कम होता है। तो आपको क्या रूल फॉलो करना है ये समझो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बेहतर। एक्सपेंस रेशियो के साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू।
जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसका प्राइस रियल टाइम में चेंज होता रहता है, लेकिन फंड में तो हजारों इन्वेस्टर हैं, सैकड़ों स्टॉक्स हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितने का है यह कैसे पता चलेगा? इसी के लिए होता है एनएवी। देखो, एनएवी वो प्राइस है जिस पर आप फंड की एक यूनिट खरीदते या बेचते हो। इसकी कैलकुलेशन होती है एक फॉर्मूले से। फॉर्मूला यह होता है कि एनएवी बराबर फंड की टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। नहीं समझ में आओगा? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो, फंड के पास जो भी स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कैश है, उसकी टोटल वैल्यू में से फंड के एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को घटा दिया जाता है और फिर इसको फंड की टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया जाता है और जो नंबर आता है वही एनएवी होता है। इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक फंड के पास मान लो 100 करोड़ के स्टॉक्स हैं और कैश भी है, फंड की लायबिलिटीज यानी कि खर्चे भी हैं। 1 करोड़ रुपए मान लो उसकी लायबिलिटीज हैं, खर्चे हैं, और फंड की टोटल यूनिट्स हैं 10 करोड़। तो एनएवी क्या हुआ? 100 करोड़ माइनस 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ इक्वल टू 9.9 रुपीज पर यूनिट। अगर आप इस फंड में 9,900 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेगा 1,000 यूनिट्स। तो ये होती है भैया एनएवी की कैलकुलेशन। अब एक बात और समझिए, एनएवी कैलकुलेट होती है हर ट्रेडिंग डे के बाद, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद ही एनएवी कैलकुलेट होता है। इंडिया में एनएसई और बीएसई का मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद सभी होल्डिंग्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है और एनएवी डिक्लेयर किया जाता है। यही वजह है कि जब आप दोपहर 12 बजे किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ट्रांजैक्शन उसी दिन की एनएवी पर प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन रियल टाइम प्राइस पर नहीं होता। दिन के एंड में जो एनएवी आती है वो आपको मिल जाती है और ये फिक्स्ड है, इसीलिए इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मतलब एक ही दिन में खरीद और बेच नहीं हो सकता, क्योंकि एनएवी ही दिन के लास्ट में, दिन के एंड में डिसाइड होता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, आप कितने भी इन्वेस्टमेंट करो, अपने हर इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट जरूर करो। आप कहोगे प्रोटेक्ट मतलब? समझाता हूं। देखो, मान लो जब आप 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हो तो 500 रुपए का कवर लेते हो ना उसके लिए, 200 रुपए का टैम्पर्ड भी लगाते हो ना उस पे। क्यों? क्योंकि मोबाइल अगर गिर गया तो ये 700 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को बचा लेगा। ऐसे ही आप भविष्य में करोड़ों का वेल्थ बनाने के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हो। सोच के देखिए, इस इन्वेस्टमेंट का आधार तो आप ही हो ना। भगवान ना करे कल को अगर आपको ही कुछ हो गया तो परिवार को आपके मेहनत की कमाई से काट के जमा हुआ हर एक इन्वेस्टमेंट तोड़कर हॉस्पिटल को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बचाना जरूरी है उस वक्त। इसीलिए कहता हूं, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लो। कोई भी बड़ी बीमारी या कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब किसी भी हालत में अगर आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़ जाए तो हॉस्पिटल का बिल आपको नहीं, इंश्योरेंस वाली कंपनी को भरना पड़ेगा। अदरवाइज एक हॉस्पिटल का बिल आपको पता है पूरे परिवार को गरीबी रेखा के नीचे ला सकता है। बैंक अकाउंट से लेकर सेविंग अकाउंट सब खर्च हो जाते हैं भैया। घर बार, जमीन जायदाद सब बेचने की नौबत आ जाती है। हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल भरने से अच्छा है कि आप हर महीने सिर्फ 400-500 रुपए महीने का प्रीमियम दो और जरूरत पड़ने पर लाखों करोड़ों का कवरेज ले लो। और साथ ही इसमें आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट भी मिलता है। इलाज के लिए खर्च और परिवार की जिम्मेदारी दोनों को हेल्थ इंश्योरेंस मैनेज करता है। इसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, ईयरली चेकअप, नेटवर्क फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं मिलती है। और अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो ये मत सोचिए कि वो काफी है, क्योंकि उसमें कवरेज काफी कम मिलता है और नौकरी बदलने पर वो खत्म भी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाए। अब बात दूसरे इंश्योरेंस की, टर्म इंश्योरेंस। देखो, ये इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हो ना, एसआईपी वगैरह कुछ भी, किसके भरोसे करते हो? खुद के भरोसे ना। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि अगर कल को आप ही ना रहे तो क्या होगा? परिवार कैसे जिएगा? तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा कुछ इंतजाम करके जाया जाए जिससे आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस ना झेलना पड़े?
और इसी इंतजाम में आपका हेल्पिंग हैंड बनता है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। सिर्फ 600-700 रुपए हर महीने के प्रीमियम पर आप करोड़ों का कवरेज मिल जाता है आपको। देखिए, आपके जाने के बाद आपके परिवार के कोई काम आए या ना आए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जरूर आएगा। ये आपके घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, EMI सब कुछ कवर कर लेता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जितनी जल्दी आप ले लो उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है, और वही कम प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। इसलिए दोनों इंश्योरेंस जरूर लो भैया, और जरूर लो आज ही। अब ये सवाल है कि बेस्ट प्लान कहां से मिलेगा सर, सबसे सस्ता कहां मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, कस्टमाइज लिंक है, जिस पे क्लिक करते ही सारे प्लान्स आपके सामने आ जाएंगे। खुद कंपेयर करो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो ले लो भैया। इधर उधर वेबसाइट पर जाकर के सर्च मत करना, क्योंकि हमने आज डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कस्टमाइज लिंक दिया है, जिसके जरिए ऑनलाइन लेने पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखिए, पहली नजर में म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड एक जैसे ही देखने में लगते हैं। ये भाई भाई लगेंगे या भाई बहन जैसे लगेंगे आपको। दोनों में इन्वेस्टर्स का पैसा पूल होता है, मतलब एक जगह पे रखा जाता है। दोनों में डाइवर्सिफिकेशन होती है, दोनों का NAV होता है, लेकिन एक बड़ा फर्क है मैनेजमेंट का। इसको चलाने का तरीका अलग है। देखो, म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर, उसकी टीम एक्टिवली ये डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक्स कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं और कौन सा बेचना है। उसका गोल होता है मार्केट को बीट करना। मतलब अगर निफ्टी 50 ने, मतलब निफ्टी 50 के इंडेक्स ने 12% रिटर्न दिया, तो वो 14 से 15% निकालने की कोशिश करे। लेकिन यहां एक कैच है। देखो, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैच ये है कि एक्टिव मैनेजमेंट महंगा होता है। इसमें रिसर्च टीम लगती है, फंड मैनेजर होता है, कई सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, और इन सब की एक कॉस्ट आती है भैया। इसीलिए म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, 0.5% से 1.5% तक। अच्छा, यहाँ आपके मन में एक डाउट आया होगा कि मार्केट बीट करने का मतलब क्या है? आया होगा ना, समझाता हूं। देखो, म्यूचुअल फंड कोशिश करता है मार्केट को बीट करने की, तो उसका भी बता देता हूं कि डेटा क्या कहता है, मार्केट को बीट कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखो, इंडिया और ग्लोबली ज्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड्स लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते। तो कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कुछ सालों के लिए बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन 10-15 साल की विंडो में कंसिस्टेंसी बहुत कम फंड्स की हो जाती है। मतलब बेहतर लंबे समय तक परफॉर्म करना ये बहुत कम देखा जाता है। इसका मतलब देखो, ये नहीं कि म्यूचुअल फंड्स बेकार है। कुछ कैटेगरीज में, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या स्पेसिफिक सेक्टर फंड्स, एक्टिवली मैनेज फंड्स ने हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक्सेप्शन है, हर फंड्स ऐसे नहीं होते। इसका मतलब रिटर्न्स में इंडेक्स फंड्स आपको जीतता हुआ देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जगहों पर, हर जगह पर नहीं। अब आप यहां पे पूछ सकते हो कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, मतलब बड़ी कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो कुछ बड़ी कंपनियों का नाम बता देता हूं आपको। देखो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि अच्छी हैं बुरे हैं, ये बड़ी कंपनीज हैं। इंडिया में SBI म्यूचुअल फंड बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। SDFC AMC है, ICICI प्रू है, निपॉन इंडिया है, एक्सिस है, मिराई एसेट है, ये सब बड़े फंड हाउसेस हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये ध्यान दीजिएगा। देखो, म्यूचुअल फंड खरीदने का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट डिसीजन में एक पॉइंट होता है जो बहुत ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, और उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि आप म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले रहे हो या रेगुलर म्यूचुअल फंड ले रहे हो। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आपको देखना चाहिए भैया, जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डायरेक्ट टाइप का है या रेगुलर। क्या मतलब हुआ इसका, समझाता हूं। देखो, ये इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। दोनों में सेम फंड होता है, सेम फंड मैनेजर होता है, सेम स्टॉक्स होता है। फिर फर्क क्या है? हाँ, फर्क होता है रेगुलर प्लान में एक मिडिल मैन होता है। कोई एजेंट हो सकता है, कोई ब्रोकर हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जो कि वो फंड आप तक लेकर के आया है। वो आपके फंड रिकमेंड करता है, वो आपको फंड बताता है, समझाता है, पेपर वर्क में हेल्प करता है, लेकिन उसकी सर्विस फीस आप नहीं पे करते हो, उसको कमीशन मिलती है कंपनी से, जो फंड के एक्सपेंस रेशियो में ऐड हो जाता है।
जबकि दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में कोई मिडिल मैन नहीं होता। आप डायरेक्टली एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ही खरीदते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया, एंजल हो गया, ये सब जो म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं आप वहां से खरीदते हो। ये डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशियो इनमें कम होता है। और ये फर्क कितना होता है जरा ये समझ लीजिए। जनरली 0.5% से 1% एनुअली तक का फर्क होता है। अब वो कैलकुलेशन जो मैंने पहले की एक्सपेंस रेशियो वाली, याद है ना, वैसे ही रेगुलर प्लान आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। तो आप पूछोगे क्या रेगुलर प्लान बिल्कुल बेकार है? तो मेरा जवाब है भैया बिल्कुल नहीं। देखो, अगर आपको इन्वेस्टिंग की समझ थोड़ी कम है तो आपको एक एडवाइजर चाहिए जो गाइड करे, एक्सप्लेन करे, सही फंड चूज करने में हेल्प करे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बेकार फंड भी हैं। खुद आपको देख करके लगेगा ही बहुत अच्छा फंड है, लेकिन फालतू फंड में चले जाओगे और मार्केट कई बार नेगेटिव जा रहा होता है, आपको मन करेगा छोड़ दो, बेच दो। वहां पर फंड मैनेजर कहता हूं, वो जो बीच वाला आदमी होता है, वो कोई ब्रोकर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, वो आपकी मदद करता है, सही बात बताता है। इसलिए रेगुलर फंड्स उनके लिए बहुत जरूरी है जो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा समय नहीं दे सकते। तो रेगुलर प्लान की फीस उस सलाह के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड होती है। लेकिन अगर आप खुद रिसर्च करते हो, आप खुद ही मास्टर हो भैया, इतना समय है कि पूरा छानबीन सब खुद ही कर लो, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए बेहतर है। म्यूचुअल फंड के बाद अब बात कर लेते हैं देखो ईटीएफ की। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको ऐसे समझिए, ये एक हाइब्रिड तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें इंडेक्स फंड की डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है और आपको स्टॉक्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ में फंडामेंटली एक बड़ा फर्क है। क्या? इंडेक्स फंड की एनएवी कैलकुलेट होती है दिन में एक बार, डे एंड पर, मार्केट क्लोज होने के बाद। उसी एनएवी पर आप बाय या सेल करते हो, जबकि ईटीएफ रियल टाइम में ट्रेड करता है। जैसे रिलायंस या टीसीएस का शेयर मान लो एनएसई पर पूरे दिन बाय सेल होता रहता है, वैसे ही निफ्टी 50 ईटीएफ भी पूरे दिन ट्रेड होता है। अगर आप सुबह 10 बजे खरीदो, उसी वक्त का प्राइस आपको मिलेगा। दोपहर 2 बजे बेचो तो उसी वक्त का प्राइस आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि ईटीएफ में इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, जो इंडेक्स फंड में नहीं हो सकता। और इसके साथ ईटीएफ की फीस भी बहुत लो होती है, 0.03% से लेकर के 0.075% तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको फॉलो करनी पड़ती है कि ईटीएफ खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इंडेक्स फंड के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। डायरेक्टली आप एएमसी के प्लेटफॉर्म से, या प्लेटफॉर्म जैसे मतलब एमएफ सेंट्रल हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, जो भी प्लेटफॉर्म है आप उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हो। भारत में कुछ पॉपुलर ईटीएफ के नाम भी आपको बता देता हूं, जैसे निपॉन इंडिया ईटीएफ है, ईटीएफ निफ्टी 50 है, एसडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ है, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 है। अब यहां एक बात समझिए कि अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये इंडेक्स फंड से भी हो सकता है और ईटीएफ से भी हो सकता है। फर्क सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का है और डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट का है। तो सवाल ये होगा कि ईटीएफ ले या इंडेक्स फंड, ये बताओ साफ साफ। तो साफ साफ बताते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर रियल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डीमैट अकाउंट है आपके पास और आप मार्केट की मूवमेंट पर नजर रखते हो, ट्रैक करते हो, तो ईटीएफ ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप मार्केट की मूवमेंट पर ट्रैक नहीं करते, अगर एसआईपी करनी है बिना डीमैट अकाउंट के, तो सेट कर दो भैया, ऑटोमेटिक अपने आप पैसा कटता रहेगा बैंक से और भूल जाओ। इस केस में इंडेक्स फंड बेटर है। अब तीनों इन्वेस्टमेंट टूल का एक क्विक रिकैप दे देता हूं आपको। इंडेक्स फंड का मतलब पैसिवली मैनेज्ड, लो कॉस्ट, 0.05% से लेकर के 0.20 एक्सपेंस रेशियो, एनएवी बेस्ड प्राइसिंग, मार्केट क्लोज होने के बाद एनएवी मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड है जो एक्टिवली मैनेज्ड है, थोड़ा ज्यादा कॉस्ट है, 0.5% से लेकर के 1.5% तक। एनएवी सेम मिलेगा, प्राइसिंग सेम मिलेगा। डीमैट डायरेक्ट प्लान लो अगर खुद रिसर्च कर सकते हो, नहीं तो भैया रेगुलर प्लान ज्यादा बेहतर है। उसके बाद ईटीएफ पर अगर आए तो ये भी पैसिवली मैनेज्ड है, मोस्टली लो कॉस्ट है, रियल टाइम ट्रेडिंग होती है, डीमैट अकाउंट जरूरी है इसके लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है,
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ETF बहुत बढ़िया है। ठीक है भैया, मोटा मोटी ये तीनों में डिफरेंस है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको कौन से वाला ऑप्शन चूज करना है। तो ये आंसर एक लाइन में देखो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक फ्रेमवर्क आपको दे देता हूं। उस फ्रेमवर्क के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज्यादा झंझट भी आपको नहीं पालना है, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर सकते हो। लेकिन यहां एक बात है जो आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि आप नए हो, बिगनर हो, पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हो, तो बेहतर होगा कि आपकी हैंड होल्डिंग कोई करे। इसलिए रेगुलर प्लान ही लो भैया, और किसी से बात करके लो। देखिए, शेयर मार्केट के हिचकोले को टैकल करना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे में अगर कोई एजेंट आपके साथ रहेगा तो आपका सफर आसान हो जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक सेक्टर या स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना है और किसी एक्सपर्ट की जजमेंट पर भरोसा है, तो आप एक अच्छा एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड चूज करिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने सेक्टर चूज करने से पहले रिसर्च की होगी। तो यहां आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। फाइनल करने से पहले 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर लेना भैया को लायक है कि नहीं है। अगर आप डिमैट अकाउंट यूज करते हैं और रियल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो आप ETF को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था भैया सब कुछ आपके लिए एक ही वीडियो में। इंडेक्स फंड, ETF, म्यूचुअल फंड, NAV कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सपेंस रेशियो का असली इंपैक्ट क्या है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, इंपॉर्टेंट फर्क, सब बता दिया हमने। और बताने का पर्पस ये था कि भैया आपके लाखों रुपए बच जाए। लेकिन एक बात है, मार्केट की उथल पुथल में अगर आप अपने लक्ष्य को अकेला नहीं छोड़ना चाहते और डर के मारे इन्वेस्टमेंट गोल से हटना नहीं चाहते, तो रेगुलर प्लान ही देखिए। एक्सपेंस थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जब डर रहे होंगे, मन में सवाल होंगे, तो आपको एक इंसान होगा जो उस डर के समय में शायद आपको सलाह देने का काम करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू नहीं करी तो भैया करो, कहीं भी करो, लेकिन करो। मगर हां, कोई भी इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोटेक्शन जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए, जिसका लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में, कस्टमाइज लिंक है वो। और अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने तक मत रखो भैया, लोगों तक शेयर करो। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल में समझना चाहते हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे आपके सेवा में हम लेकर के आएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे भैया।